लियाकत बात बड़ी एक मुख्तलिफ़ पहलू पे हो रही थी कि नशे के मर्ज़ में जो लोग मुब्तला होते हैं उनकी मर्ज़ी ख़ुद पे नहीं चलती। जभी तो वो जानते हुए भी कि नशा उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है, मगर अपनी मर्ज़ी के टूट जाती है और फिर वो नशा कर लेते हैं। मगर उसके बरक्स अपने घर वालों पर खूब मर्ज़ी चला रहे होते हैं। ये क्या माजरा है? वो आपने पठाने खान का गाना सुना हुआ है, यार डाडी। इश्क इश्क आतिश लाई आतिश। है, वो यार सानू लग गई बेअख्तियारी। अच्छा, ये जो बेख्तियारी है, ये है एडिक्शन। और ये खाली चरस, भांग, शराब और हेरोइन पीने वालों को नहीं होती। ये बिहेवियरल एडिक्शंस में भी हम अपने अंदर, अपने इर्द गिर्द ये देखते हैं। ये जो बेख्तियारी है, जिसमें हम पर हमारी मर्ज़ी नहीं चलती, इसके तजर्बे में से हम रोज़ गुज़रते हैं और जल्द इस मर्ज़ पे काबू नहीं पाते। और ये मर्ज़ बढ़ते बढ़ते हमारे अंदर से ओवरफ्लो करने लगता है और हम दूसरे लोगों के ऊपर झपटने लगते हैं। जब अपने ऊपर मर्ज़ी नहीं चलती तो फिर हम अपने ऊपर मर्ज़ी चलाने की कोशिश नहीं करते। उसका दूसरा हम हल ये समझते हैं कि दूसरों पे अपनी मर्ज़ी चलाएं। और दूसरे लोग अमन की खातर या मोहब्बत की वजह से, या उनका ख़्याल होता है कि मरीज़ की बातें मानेंगे तो ये हमारी बात मानेगा। बहुत सारे लोग इतने मासूम और सादा होते हैं कि वो समझते हैं कि अगर हमारा वास्ता किसी मुश्किल बंदे से पड़ गया है तो अगर हम इब्तदा में ही उसकी कोई बात मान लेंगे या उसको कोई फेवर दे लेंगे तो वो हमारे ऊपर दिलो जान से फ़तह हो जाएगा और जवाबन हमारे मन की मुराद पूरी हो जाएगी। तो ऐसा होता नहीं है। जब आप किसी मुश्किल बंदे से बात कर रहे होते हैं और बग़ैर किसी वजह से आप उसकी बात मानने लगते हैं तो वो कहते हैं और मानो। अच्छा, जब आप देखते हैं कि आप बात मानते हैं पर उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा, तो वो जैसे कई लोग कहते हैं ना कि हर बात का इलाज मोहब्बत से करो और अगर आपको नतीजा ना मिले तो इंक्रीज़ दी डोज़। सुना। अच्छा, ये बिल्कुल गलत है। ये एक मिथ है कि डोज़ इंक्रीज़ करने से मसला हल होगा। डोज़ इंक्रीज़ करने को ही तो एडिक्शन कहते हैं। देखिए, जब नॉर्मल डोज़ काम नहीं करती, जब कोई 2 ड्रिंक लेता है तो काम नहीं करते तो वो पूरी बोतल पीता है। और जब एक वक्त में थोड़ा सा नशा करने से लोगों का काम नहीं निकलता तो वो और ज़्यादा ढेर सारा नशा करना शुरू हो जाते हैं और लड़खड़ाने लगते हैं। तो अहले खाना भी जब बातें मानते हैं और फेवर्स देते हैं और इस तरीके से मोहब्बत का इजहार करते हैं, जिसे मैं मोहब्बत नहीं कहता, ये एनेबलिंग है हमारी ज़बान में, तो वो और ज़्यादा कोशिश करते हैं, आपे से बाहर होकर कोशिश करते हैं। वो कहते हैं इंक्रीज़ द डोज। जब घर वाले अपने एडिक्ट से या नशे के मरीज़ से इस तरह बिहेव करते हैं कि डोज़ को इंक्रीज़ करते रहते हैं, तो ख़ुद उनके अंदर एक नशे की बीमारी पैदा हो जाती है, जिसे हम को डिपेंडेंस कहते हैं या हम रोग कहते हैं या रोग कहते हैं। घर वाले भी रोगी हो जाते हैं, जो कि एक एडिक्शन है। वो मरीज़ के लिए उसी तरह तड़पते हैं जिस तरह मरीज़ अपने नशे के लिए तड़पता है। वो इसी तरह ख्वाहिशमंद होते हैं मरीज़ को काबू करने में, जिस तरह मरीज़ नशे को काबू करने की कोशिश करता है। मरीज़ भी बेख्तियारी में होता है और घर वाले भी बेख्तियारी में होते हैं, और इस बेख्तियारी को हमें इख्तियार में बदलने की ज़रूरत होती है। अहले खाना के तौर पर हमें सीखने की ज़रूरत होती है कि कैसे ये जो उल्टी गंगा बह रही है, ये जो उल्टे बांस बरेली को जा रहे हैं, इनको कोई सीधे रुख पे डालें। तो उसमें हम ये कहते हैं कि अहले खाना को सीखना चाहिए कि मरीज़ की बातें मानने की बजाय ख़ुद से अपनी बात मनवाएं, या पहले ये तहैया कर लें कि जितनी बातें हमने पिछले 3-4 साल में मरीज़ की बातें हैं मानी हैं, उतनी बातें ये हमारी मानेगा तो बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद 2 बातें ये मनवाए, 2 बातें हम मनवाएं, यानी विन विन डील हो तो ठीक है। लेकिन इब्तदान फैमिली को ये सीखना होगा कि आपस में एका करके, गठजोड़ करके, तवानाई जमा करके, किसी काउंसलर से ट्रेनिंग लेके मरीज़ से अपनी बातें मनवाने की तरफ आएँ और स्टैंड लें। और जब ऐसा घर वाले करने लगते हैं तो मरीज़ फिर धमकियों पे उतर आता है, कहता है मैं अपने आप को कुछ कर लूँगा, मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा, मैं शीशे तोड़ दूँगा, मैं यूँ कर दूँगा, मैं यूँ कर दूँगा। तो फिर वो सारे 5-6 इश्यूज़ हैं जो धमकियों से लबरेज़ होते हैं, उन इश्यूज़ से कैसे निपटना है, फिर ये काउंसलर की ज़िम्मेदारी है कि सिखाए कि जब वो घर से जाने की बात करे तो आपने क्या करना है, जब वो अपने आप को कोई नुकसान या तकलीफ़ देने की कोशिश करे या ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश करे या क्राइम करने की कोशिश करे कि अच्छा फिर पैसे नहीं देंगे तो फिर मैं क्राइम करूँगा, फिर मैं नशा बेचूँगा। तो इस तरह की जब धमकियाँ मरीज़ देना शुरू कर देता है
जिनको हम वीटो थ्रेट्स कहते हैं। वीटो थ्रेट्स का मतलब है कि आपको वो बंदा धमकियां दे रहा है जिसे आप प्यार करते हैं, और वो प्यार से स्ट्रेंथ लेता है, आपके प्यार से स्ट्रेंथ लेता है और आपको धमकियों के निशाने पे रख लेता है, इमोशनल गन पॉइंट पे रख लेता है। तो फिर ये 6 इश्यूज़ हैं जिनको आपने सीखना है कि इनसे कैसे उदावरा होना है कि आपका मरीज़ भी सलामत रहे और वो नशे की बीमारी से भी निकल आए, और आपको भी ये अंदाज़ इख्तियार ना करना पड़े कि कभी आप नवाजिशें करते नज़र आते हैं मरीज़ पर और कभी लानत मलामत और मार पिटाइयाँ करते नज़र आते हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। सर, ये कामयाब इलाज के लिए तो मरीज़ का घर वालों और अपने डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट की बात को मानना गालिबन एक एसेंशियल एलिमेंट है। आपको कई ऐसे ट्रीटमेंट सेंटर्स देखने का मौका मिला, जैसे डिलेंसी स्ट्रीट और दूसरे भी, जहाँ पर इतनी अच्छी डॉक्टरों की मदद या बाकी चीज़ें तो नापीद हैं, लेकिन बात मानने के टूल को इस्तेमाल करते हुए मरीज़ अपनी ज़िंदगियों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और ये टूल 12 स्टेप प्रोग्राम वाले जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ग्रुप है, वो डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट ने जब 1956-57 में WHO ने कहा कि नशे की बीमारी एक बीमारी है, उससे भी पहले 20-21 साल पहले वो इस एक टूल की मदद से कि सरेंडर कर दीजिए, बात को मान लीजिए और दूसरों पर अपनी मर्ज़ी चलाना और बेजा मर्ज़ी को चलाना छोड़ दीजिए। मैंने सर ये इस बात का जिक्र इसलिए भी किया क्योंकि घर वाले आम तौर पर ये समझते हैं कि इलाज का मतलब है दवाई खा ली जाए, और हद से हद किसी ट्रीटमेंट सेंटर में वक्ती तौर पर मरीज़ को बंद कर दिया जाए। देखिए, इलाज का मतलब ये है कि जैसे मरीज़ आपकी इमोशनल स्ट्रिंग्स पुल करता है, तो आप मरीज़ की इमोशनल स्ट्रिंग्स पुल करना शुरू कर दें ताकि वो सर के बल इलाज की तरफ राग़िब हो जाए और आपको उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती ना करनी पड़े, वो अपने दिल से इलाज का तमन्ना ही हो जाए। आपने मुझे बड़े खूबसूरत 6 दिन याद कराए जो मैंने डिलेंसी स्ट्रीट में गुजारे थे, और अभी भी मेरे ज़हन में वो सारे मनाज़र जो है घूम रहे हैं कि किस तरह उस वहाँ इलाज में आने वाले जो मरीज़ होते हैं वो या तो जेल से आते हैं या स्ट्रीट से आते हैं, और वो बिल्कुल हिट बॉटम हो चुके होते हैं, और वहाँ आते ही उन्हें सबसे पहले फ़र्शों की सफाई पे लगाया जाता है और वो सारा दिन वो फ़र्श साफ़ करते हैं जो पहले ही साफ़ होते हैं, लेकिन वो बार बार ये काम करते हैं, वहाँ बर्तन धोते हैं, वहाँ वो खाना पकाते हैं, वहाँ वो सर्व करते हैं। और 2 बुनियादी पहलू हैं जो उनको वहाँ सिखाए जाते हैं जिससे वो मरीज़ रिकवर हो जाते हैं। एक बात कि नशे का मरीज़ खुद गर्ज होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, और ये मैं कोई अखलाकी बुराई नहीं कर रहा, मैं ये ऐसे ही कह रहा हूँ जैसे फ़लाँ को बुखार है या फ़लाँ को वोमिटिंग है या फ़लाँ को जो है शुगर ऊपर हो गई है। नशे की बीमारी में बंदा खुद गर्ज हो जाता है, ये इस बीमारी का कंटेंट है। जैसे मलेरिया में मच्छर काटता है, एक पैरासाइट जिस्म में चला जाता है, मलेरियल पैरासाइट जिसको कहते हैं, तो उससे कांप के बुखार चढ़ता है। तो इसमें कोई अखलाकी पहलू तो नहीं है, जैसे कोई वॉमिटिंग करके फ़र्श गंदा कर देता है, तो ये कोई अखलाकी पहलू तो नहीं है। तो नशे की बीमारी मरीज़ के अंदर एक ठोस अकीदा पैदा कर देती है कि सिर्फ अपने बारे में सोचो। दूसरी ये एलिमेंट होती है कि नशे का मरीज़ दूसरे नशे के मरीज़ की पीठ थपथपाता है, कहते शाबाश लगे रहो, मुन्ना भाई लगे रहो। यानी कोई नशे का मरीज़ ऐसा नहीं होगा जो दूसरे किसी नशे के मरीज़ पर तनकीद करे। जब भी बात होगी उनके दरमियान वो एक दूसरे की पीठ थपथपाएंगे। हमारे पास भी जो क्लिनिक में हम पेशेंट्स को कहते हैं कि एक दूसरे के सामने हक सच की बात बोला करो। जब इलाज के दौरान मरीज़ पुराने नशों को याद करके हसीन यादें ताज़ा करता है तो आप उसे बताया करो कि तुम्हें अब भी ख्याल नहीं आ रहा कि तुम किस हाल को पहुंच चुके हो और तुम फिर भी नशे की बातें याद कर रहे हो, ये जंग की प्राइड ले रहे हो। तो मरीज़ों को एक दूसरे को कन्फ्रंट करने में बड़ा मुश्किल पेश आती है। डिलेंसी स्ट्रीट कैलिफोर्निया में इसे रैटिंग कहा जाता है। रैटिंग कि जो एक दूसरे मरीज़ से बात करते हैं वो हक सच की बात करते हैं, वो पैम्परिंग नहीं करते, वो थपथपाते नहीं हैं पीठ को। वो उस इलाजगाह में ये 2 एलिमेंट हैं कि एक तो रैटिंग करनी है कि एक दूसरे के साथ हक सच की बात करनी है और एक दूसरे के हालात को सच में बयान करना है। और दूसरी बात यह है कि जो एक दिन सीनियर होगा वो अपने जूनियर के ऊपर दस्ते शफ़क़त रखेगा और उसकी तकलीफ़ में उसका साथी बनेगा और उसकी मदद करेगा और उसे कुछ सिखाएगा
और वो उसका एक स्पॉन्सर बनेगा, उसका एक टीचर बनेगा। डिलेंसी स्ट्रीट में कोई डॉक्टर नहीं है। डिलेंसी स्ट्रीट की जो सरबराह हैं, मिमी सिल्बर्ट उनका नाम है, वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने अपनी साइकोलॉजी के नॉलेज को कभी अपने ट्रीटमेंट सेंटर में अप्लाई नहीं किया। और पिछले तकरीबन 50 साल से उनका सेंटर बहुत नामवर सेंटर है, और वहाँ या तो स्ट्रीट से एडिक्ट आते हैं या फिर जेल से एडिक्ट आते हैं और फलाह पाते हैं और बड़े नेक नाम हो जाते हैं। वहाँ से 14,000 मरीज़ जो है फलाह पा के अमेरिका के मुआशरे का एक खूबसूरत हिस्सा बन चुके हैं। आप समझिए कि ये 14,000 हीरे हैं जो अमेरिका की सरजमीन पर मुख्तलिफ़ जगहों पर जगमगा रहे हैं। गाड़ी के नीचे बंदा दिया आपके बच्चे, कैसे छोड़ दूं बाबा जी, ये बोतल निकली और शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।